नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट के बारे में, और फंडामेंटल राइट में हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार के बारे में बात किया था। और उस समानता के अधिकार में हम लोगों ने आर्टिकल जो है 14 से लेकर 18 तक चीज़ों को देखा था कि 14 से 18 तक कौन कौन से मुद्दों के बारे में या उस आर्टिकल में किन किन चीज़ों के बारे में बात किया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। जिसमें अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बात किया गया है, या जिसे कहते हैं विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समता है, इसका मतलब यह है कि कानून के नज़र में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात से हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ पे जो है जन्म लिया हो, वह इन आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के नज़र में हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। फिर हम लोगों ने ये बात किया था कि जो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, वह जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट कहाँ का है, तो इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है या विधि के समक्ष समता या समानता की बात की गई है, वह जो है एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, नकारात्मक संकल्पना का मीन्स क्या है। नकारात्मक संकल्पना का मतलब यह है कि वह भारत सरकार या राज्य के विकास में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए उसको निगेटिव कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। उसके अलावा मैंने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत या विधि के समान संरक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था कि विधि के समान संरक्षण का मतलब यह है कि आप जिस टाइप का अपराध करेंगे, विधि आपके साथ उस टाइप का व्यवहार करेगा। कहने का मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा हमने ये भी बात किया था कि यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, सकारात्मक संकल्पना है, और यह जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यह जो है कहाँ की संकल्पना है, कहाँ का कॉन्सेप्ट है, तो यह एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इस स्तर पे हम लोगों ने आर्टिकल 14 को जो है देखा था। फिर हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में बात किए थे, और आर्टिकल 15 में यह बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, या अगर इस प्रकार का भेद पहले होता रहा है तो ऐसे भेद को रोकने के लिए आर्टिकल 15 में इस प्रकार का प्रोविजन किया गया है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान इन सभी आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने आर्टिकल 16 में बात किया था कि आर्टिकल 16 में यह बताया गया है कि लोक नियोजन में या सरकारी नौकरियों में अवसर के स्तर पे हर व्यक्ति क्या है, समान है। अपॉर्चुनिटी के लेवल पे हर व्यक्ति क्या है, समान है। उस व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरियों में रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 16(1)(2) के बाद 16(3)(4) पे पहुंचते हैं तो यह जो है इसका क्या दिखता है, वह उसका एक्सेप्शन दिखता है। उसी प्रकार 15(1), 15(2) जब आप पढ़ लेंगे तो 15(1), 15(2) के बाद 15(3), 4 और 5 पे जाएंगे तो वह उसका एक्सेप्शन दिखता है, एक अपवाद दिखता है जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। वह जो है वहाँ पे यह देखता है कि 15(3) में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट क्या कर सकती है। उसके अलावा आर्टिकल 17 में हम लोगों ने बात किया था कि अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया है, उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन का मतलब क्या है, अस्पृश्यता के उन्मूलन का मतलब यह है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। जो प्राचीन समय में हमारे सोसाइटी में देखा जाता था,
अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के साथ, और महिलाओं के साथ पुरुष, इस टाइप के जो बिहेवियर दिखाई देते थे, अछूत का भावना दिखाई देता था, ऐसा भावनाओं को दूर करने के लिए ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट के द्वारा जो है उस एक्ट या लॉ के अंतर्गत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। तो अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए, एबोलिशन के लिए आर्टिकल 17 का बात किया गया है। फिर आर्टिकल 18 में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो है बात किया गया था कि टाइटल्स का क्या कर दी गई है, उपाधियों की समाप्ति कर दी गई है, और अगर उपाधि किसी व्यक्ति को लेना है तो उपाधि जो है वह राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड क्या करे जाते हैं, दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन सभी टॉपिक्स के बारे में क्या किया था, बात किया था। आज हम लोग बढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी का एक्सेप्शन के बारे में या अपवाद के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर आप 15(1) पे जाएंगे तो आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? आर्टिकल 15(1) यह कहता है कि किसी व्यक्ति के उसके रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब धर्म, रिलीजन का मतलब क्या है? धर्म आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या आप ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो, आपके साथ इस आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने से जो है यह आर्टिकल क्या करता है, रोकता है। उसके अलावा रेस, मूल वंश, किसी भी परिवार में आपने जन्म लिया हो, या राजा के परिवार में जन्म लिया हो, या सामान्य परिवार में जन्म लिया हो, तो इस आधार पर भी आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कास्ट, जाति, आपकी जाति कोई हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या जो है उसके अलावा दलित हो, या SC ST हो, इन सभी किसी भी जाति के हो, इस जाति के आधार पर भी आपके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा सेक्स, अगर सेक्स पे आएंगे तो महिला और पुरुष के स्तर पे जो है आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस आधार पर भी जो है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का बात नहीं किया गया है। उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे आप पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लिए हो, या मैदानी क्षेत्र में जन्म लिए हो, या कहीं भी जन्म लिए हो, वह भारत के भौगोलिक सीमा में हो, तो आपको जो है उसके साथ भी जो है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यह बात जो है आर्टिकल 15 में बताया गया है। अगर ऐसा करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो क्या कहा जाएगा कि वह जो है ऐसे आर्टिकल्स का उल्लंघन कर रहा है, और आर्टिकल्स का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। उसके अलावा 15(2) में यह बताया गया है कि इन सभी आधारों के बेसिस पर किसी भी पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जा सकता। सार्वजनिक स्थान का मतलब जैसे दुकान हुआ या शॉप्स हुआ, उसके अलावा होटल हुआ, होटल के बाद रेस्टोरेंट हुआ, उसके अलावा टैंक हुआ, वेल हुआ, बाथिंग घाट्स। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी आधारों पर पब्लिक प्लेस पर या सार्वजनिक स्थानों पर जैसे दुकान हुआ, होटल्स हुए, रेस्टोरेंट हुए, टैंक हुए, वेल कुआं हुआ, बाथिंग घाट हुए, ऐसे स्थानों पर जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। इन आधारों पर तो एकदम रोका नहीं जा सकता। ये सारी समस्याएं जो है प्राचीन समय में थी, इसीलिए संविधान बनाते समय स्वतंत्रता सेनानियों ने या संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात का ध्यान रखा कि जो समस्याएं प्राचीन समय में दिखाई दी हैं, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पर, वह समस्या आगे न दिखाई दे, या उन सभी
के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए इन आर्टिकल्स में क्या किए गए, प्रोविजन किए गए। तो 15(1) और 15(2) में ये बातें बताई गई है। उसके अलावा अगर 15(3) में आप जाएंगे आर्टिकल 15(3), तो 15(3) में जाएंगे तो 15(3) में आपको मिलेगा कि राज्य या सरकार जो है क्या कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ तो कह रहा है कि किसी भी आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और 15(3) में यह बताया जा रहा है कि इन आधारों पर या इनके लिए जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब 15(3) जो है वह 15(3) क्या है, तो 15(3), 15(1) और 15(2) का जो है क्या है, एक्सेप्शन है या अपवाद है। कहने का मतलब विशेष व्यवस्था में सरकार या राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोविजन या विशेष व्यवस्था कर सकता है। उसके अलावा अगर 15(4) पे आएंगे तो 15(4) में आपको मिलेगा, 15(4) के अंतर्गत आएंगे तो प्रथम संविधान संशोधन या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा वैसे लोगों के लिए व्यवस्था किया गया जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे या समाज में हाशिए पे थे या जो एजुकेशनली और सोशली रूप से क्या थे, पिछड़े हुए थे, बैकवर्ड लोग थे। ऐसे लोगों के लिए जो है क्या किया गया, वो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया गया, एक रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया कि जिससे जो है वह मेन स्ट्रीम से क्या कर सके, जुड़ सके। तो कहने का मतलब 15(1), 15(2) का जो एक्सेप्शन है 15(3) और 15(4। उसके अलावा 15(5) पे अगर आप आएंगे तो 15(5) में जो है बताया गया है प्राइवेट सेक्टर में या निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में रिजर्वेशन की व्यवस्था की बात 15(5) में कही गई है, और यह 15(5) जो है 93 अमेंडमेंट 2005 में क्या किया गया, ऐड किया गया। तो इस प्रकार 15(1), 15(2) जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है, 15(3) और 15(4) और 15(5) जो है क्या करता है, कुछ स्पेशल प्रोविजन करता है स्पेशल लोगों के लिए। तो हम यह कह सकते हैं कि 15(1) और 15(2) जो है इक्वालिटी को क्या कर रहा है, इक्वालिटी है, और उस इक्वालिटी का 15(3), 15(4) और 15(5) क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। नोट कर लीजिएगा। तो हमने बात किया कि 15(1) में क्या बताया गया है, 15(1) और 15(2), 15(1) और 15(2) में जो है डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर रहा है, रोकने की बात कर रहा है, या जो है भेदभाव को क्या कर रहा है, भेदभाव को समाप्त करने की बात कर रहा है। भेदभाव को समाप्त करने की बात की जा रही है कि जो रिलीजन हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ हुआ, सेक्स हुआ, कास्ट हुआ, रेस हुआ, इन आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे इस 15(1), 15(2) के अलावा आर्टिकल 15(3), 15(4) और 15(5, तो 15(3), 15(4) और 15(5) पे आएंगे
तो 15(3) और 15(4) और 15(5) क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद किस रूप में? यह कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और यह जो है किसी स्पेशल प्रोविजन का बात कर रहे हैं। तो 15(3) में अगर आप आएंगे 15(3), तो 15(3) क्या कह रहा है? 15(3) कह रहा है कि राज्य 15(3) कह रहा है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो राज्य क्या करेगा? 15(3) के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों के लिए, किसके लिए? महिलाओं एवं बच्चों के लिए या बच्चों के सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। यह जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, बल्कि जो है 15(1) और 15(2) का जो है क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। उसके अलावा अगर आप पंद्रह 4 में जाएंगे तो आर्टिकल 15(4), ये जो आर्टिकल 15(4) है, इस 15(4) में क्या किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट, ये हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं? आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन, या राइट टू इक्वलिटी का एक्सेप्शन भी इसको कह सकते हैं। चलें आगे। आर्टिकल 15(3), ये अपवाद के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 15(3) में क्या कहा गया है? 15(3) में कह रहा है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। विशेष व्यवस्था कर सकता है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 15(3) में बताया गया है। किसके लिए? महिलाओं एवं बच्चों के लिए। अब यहाँ पे पुरुष समुदाय ये नहीं कह सकता कि महिलाओं के लिए क्यों जो है विशेष प्रोविजन कर रहे हैं और पुरुषों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 15(3) में जो है उनके लिए ये स्पेशल व्यवस्था किया गया है। उसके अलावा अगर आप 15(4) पे आएंगे तो 15(4) के अंतर्गत जो है 15(4) को ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो 1991 में फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से जो है आर्टिकल 15(4) को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। और इसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तो पिछड़े हुए लोगों में स्पेशली जो है कौन है? एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।
तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है क्या होंगे, इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसे 15(4) को फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में क्या किया गया, ऐड किया गया। वैसे लोगों के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया जो सामाजिक और शैक्षणिक या सोशली या एजुकेशनली रूप से जो है क्या थे, बैकवर्ड थे, पिछड़े थे। वैसे लोगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किसका व्यवस्था किया गया, रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया। स्पेशली पिछड़े हुए लोगों में कौन से लोग थे, एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति, इनके लिए क्या किया गया, व्यवस्था किया गया। कब किया गया है, तो इसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जो है क्या किया गया, जोड़ा गया। कैसे लोग थे, वह कैसे लोग हों, वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या हों, पिछड़े हुए लोग हों, या सोशली या एजुकेशनली रूप से जो है बैकवर्ड लोग होंगे। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है रिजर्वेशन का व्यवस्था 15(4) के अंतर्गत किया है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सेप्शन का, आर्टिकल 15(5). 15(5) में हम लोग देखेंगे 15(3), 15(4) के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं 15(5) और 15(5) को जो है कब ऐड किया गया, तो इसके लिए 93 अमेंडमेंट किया गया। 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में इसे क्या किया गया, जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत जो है प्राइवेट सेक्टर में या निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था, तो अगर निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था बात की जाए तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15(5) में है। आर्टिकल 15(5) को कब ऐड किया गया, तो इसके लिए 93 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया या 93वां संशोधन किया गया 2005 में। और 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जो है क्या किया गया, यह जो है प्राइवेट सेक्टर में या निजी क्षेत्र में जो है रिजर्वेशन की बात की गई। तो इस प्रकार जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यह जो है निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की व्यवस्था का बात करी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अमेंडमेंट है, तो 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। तो हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 15 जिसमें जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है या भेदभाव को रोकने की बात की गई है, उस भेदभाव को रोकने के क्रम में हम लोगों ने आर्टिकल 15(1) और 15(2) के बारे में चर्चा किया। और आर्टिकल 15(1) और 15(2) का एक्सेप्शन या अपवाद जो है आर्टिकल 15(3), 15(4) एंड 15(5) क्या होता है, दिखाई देता है। तो हम लोगों ने प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है बात करते हैं अवसर की समानता के बारे में। अवसर की समानता, अवसर की समानता, और ये अवसर की समानता की जो बात की गई है
वह आर्टिकल 16 में बात की गई है। किस में बात की गई है? 16 में। तो 16(1) एंड 16(2) हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। 16(1) में कहा गया है या 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में या जो है नियोजन में हर व्यक्ति क्या होगा, अवसर के स्तर पर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा या समान अवसर क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। तो कहने का मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का बात किया जाता है या जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रिलीजन के बेसिस पर, उसके रेस के बेसिस पर, उसके कास्ट के बेसिस पर, उसके सेक्स के बेसिस पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी प्रकार का उसके नियोजन में या गवर्नमेंट सर्विस में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये बात कहाँ पे कही गई है? यह अनुच्छेद 16(1) और जो है 16(2) में बात करी गई है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसके अपवाद पे आएंगे, इसके एक्सेप्शन पे आएंगे, तो जो अपवाद इसका क्या है, आर्टिकल 16(3) है, 16(3) है। और 16(3) में जो है क्या किया गया है, कुछ स्पेशल व्यवस्था जो है क्या कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है। कहने का मतलब ऐसा समुदाय जो क्या है, पिछड़ा हुआ है या जो है मुख्य रूप से जो है मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा हुआ है या जिनका उचित प्रतिनिधित्व तो सरकारी नौकरियों में नहीं है, तो सरकारी नौकरियों में उनके उचित प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए या प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया, जिससे कि जो है सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। तो इस प्रकार अवसर की समानता आर्टिकल 16(1)(2) का जो एक्सेप्शन है वह 16(3) में क्या होता है, दिखाई देता है। तो हम लोगों ने अवसर की समानता के अंतर्गत जो है क्या किया, उसके एक्सेप्शन के बारे में बात किया। फिर उसके बाद हम लोग जो है आर्टिकल 17 पहले ही पढ़ लिए हैं, आर्टिकल 18 भी जो है पहले ही पढ़ लिए हैं। तो आज थोड़ा सा मैं आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है राइट टू फ्रीडम के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए जो है देखते हैं राइट टू फ्रीडम। दूसरा जो अधिकार है राइट टू फ्रीडम है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार तो हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी किया, अब दूसरा अधिकार कर रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और ये राइट टू फ्रीडम कितने हैं, तो राइट टू फ्रीडम 6 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और इस स्वतंत्रता में हम लोग आर्टिकल जो पढ़ेंगे, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। इतना अनुच्छेदों के बारे में हम लोग जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बात करेंगे, जिसमें अगर आप आएंगे तो आर्टिकल जो है 19 में आपको क्या मिलेगा, आर्टिकल 19 में जो है आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। इसी में प्रेस एवं मीडिया भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आर्टिकल 20 में आएंगे तो आर्टिकल 20 में जो है आपको क्या मिलेगा, कुछ दशाओं में कुछ सुरक्षाएं मिली हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल 21 में आएंगे तो 21 में जो है राइट टू लाइफ के बारे में बात किया गया है या जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। उसके अलावा 21A में आएंगे तो 21 में जो है राइट टू एजुकेशन का बात किया गया है कि राइट टू एजुकेशन एक क्या है, फंडामेंटल राइट है, जिसे 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा क्या किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और उसे 21A के अंतर्गत रखा गया। तो कुल मिला के यह जो है राइट टू फ्रीडम था। हम लोग जो है फ्रीडम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
कि आखिर वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया को दी गई हैं। तो सभी स्वतंत्रताएं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।